हेलो बच्चों, आपका स्वागत हमारी टेक आईटीआई डिप्लोमा चैनल में। हम आपको एमसीक्यू करा रहे हैं निम्मी पैटर्न के आधार पर, और आप डीआरडीओ, इसरो, सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जाम, सीआईटीएस आईटीआई एग्जाम के लिए आपके लिए एमसीक्यू बहुत अच्छी तरह से करने हैं। और हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट होता है। ये हमारा रिवीजन है, आपको इस रिवीजन के तौर पर ही देखना है। इस जो मैं इस क्लास में ला रहा हूँ 8वीं क्लास में, तो आपने पूछा क्वेश्चन नंबर 1 में, कुछ स्ट्रोक के बाद एक नया हेक्सा ब्लेड ढीला हो जाता है, जिसकी वजह हो सकती है। ऑप्शन ए, ब्लेड खिंच जाता है। ऑप्शन बी, ब्लेड की गलत पिच। ऑप्शन सी, सॉ मेटल का गलत चयन। ऑप्शन डी, नट के थ्रेड का घिस जाना। तो जब कभी नई ब्लेड आता है तो जब उसका यूज करते हैं तो ब्लेड थोड़ा सा खिंच जाता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर ए का पहले का ए सही जाता है, क्योंकि ब्लेड हल्का सा खिंच जाता है। हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछ रहा है, उस दोस्त का नाम बताएं जब धातु के चिप्स फाइल के दांतों के बीच घुस जाते हैं। हमने पिछली वाली क्लास में बताया था, ये कौन से हो सकता है। ऑप्शन ए, फाइन बर्ट। ऑप्शन बी, फाइलिंग की पीलिंग। ऑप्शन सी, फाइलिंग की वाइपिंग। ऑप्शन डी, फाइलिंग की ग्लिचिंग। तो सर हमने इसको बताया था कि क्वेश्चन नंबर 2 जो चिप्स घुस जाते हैं वो फाइलिंग की पीलिंग कहलाती है, यानी ए का बी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे पूछ रहा है, अगर चीपिंग करते समय छेनी का निकासी कोण अनुशासित कोण से कम है तो क्या प्रभाव होगा। तो पहले आपको क्लीयरेंस अनुशासित कोण यानी कि निकासी कोण का मतलब कह रहा है, इसका क्लीयरेंस एंगल चीपिंग करते से छेनी का क्लीयरेंस एंगल अगर कम हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन तो दे रखे हैं इन्होंने। पहला ऑप्शन दे रखा है इन्होंने, कटिंग एज घुस नहीं सकता लेकिन फिसल जाएगी। कटिंग एज अंदर घुस जाएगी और कट और गहरा होगा। सी पूछ रहा कटिंग एज टूट जाएगी। डी कह रहा कटिंग एज सीधी रेखा पर स्वतंत्र रूप से चलेगी। तो हम आपको बता देते हैं ये ऐसा काम नहीं करेगा। हम पहले क्लियरेंस एंगल दिखाते हैं आपको। ये हमारा क्लियरेंस एंगल है। देखो ये डायग्राम आपको दे रखा। जब ये डायग्राम आपको दे रखा तो देखो ये है हमारी चीज़ल, और इसमें जो ये इतना सा भाग है ये वाला, ये हमारा क्लियरेंस एंगल है। और ये क्या है, ये रैक एंगल है। और ये क्या है, तो उसके एक्सिस से यहाँ तक की दूरी एंगल ऑफ इंक्लिनेंस है, और ये वाला पॉइंट एंगल है। तो हम सिर्फ यही बताना चाहते हैं। देखो ये हमने अब डायग्राम बताया। दूसरा देखो डायग्राम फिगर 3 में आप देखते हो। फिगर 3 में दिखाया गया कि ये जो एंगल ये जो दे रखा है ये लो हो गया। जब ये लो होगा तो इसका क्लियरेंस एंगल भी लो हो गया। जब क्लियरेंस एंगल कम होगा तो क्या होगा, ये छेनी फिसल जाएगी, कम काटेगी और फिसल ज़्यादा जाएगी। अब दूसरे फिगर में हम दिखाते हैं। देखो हमने देखो यहाँ से एंगल ये जो हमारा दे रखा है एंगल ऑफ इंक्लिनेंस टू हाई, यानी कि जब ये बढ़ेगा तो क्लियरेंस बढ़ेगा। जब क्लियरेंस बढ़ेगा तो इसमें चित्र में दिखाया गया ये गहरा गड्ढा कर देगा। जब क्लियरेंस बढ़ता है तो रैक एंगल घटता है, या क्लियरेंस कम होता है तो रैक एंगल बढ़ता है। अगर हमारा क्लियरेंस बढ़ेगा तो ये वर्क पीस पर गड्ढा कर देगा। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर जो तीसरा दे रखा था हमारा, ये क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा दे रखा था, इसका कौन सा सही हो जाएगा। इसका जो क्लियरेंस एंगल कम है, जब क्लियरेंस करेगा तीसरे इकाई से हो जाएगा, कटिंग एज घुस नहीं सकती, छेनी फिसल जाएगी। ये ए सही हो जाएगा, कटिंग एज में घुसेगी नहीं और छेनी फिसल जाएगी। तो तीसरे का ए हो जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर चौथे पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा हमसे कह रहा है, देखो निकासी कोण भी दे रखे, इन्हें बाद में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर चौथा दे रखा है, यदि छेनी का क्लियरेंस कोण बहुत अधिक है, क्लियरेंस का एंग बहुत अधिक है तो क्या होगा। अभी मैंने बताया क्लियरेंस एंगल बड़ा है तो वो सतह में गड्ढा कर देगा। तो इसमें चौथे का ये वाला बी सही हो जाएगा। ना तो छेनी स्लिप करेगी, कटिंग एज टूटेंगे भी नहीं, सतह पर भारी धातु निकालना, ये कुछ नहीं बस गड्ढा हो जाएगा। तो हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। पीछे देखो ये दे रखा है, इनमें से हमें कुछ के याद करने हैं। देखो किसी का पॉइंट एंगल दे रखा है, देखो पॉइंट एंगल। एक देखा कोण का झुकाव, एंगल ऑफ इंक्लिनेंस बोलते हैं ना। तो हमें देखो हाई कार्बन स्टील का कितना होता है, हाई कार्बन स्टील का 65 डिग्री होता है पॉइंट एंगल। ढलवा लोहे का कितना होता है, ढलवा लोहे के लिए 60 डिग्री होता है चीजल का पॉइंट एंगल। ये तुम्हारा माइल्ड स्टील, मृदु इस्पात का मतलब माइल्ड स्टील का 55 डिग्री होता है। पीतल का 50 डिग्री होता है। तांबे का 45 डिग्री पॉइंट एंगल होता है चीजल का। और एल्यूमिनियम के लिए चीजल का पॉइंट एंगल 30 डिग्री होता है। इनमें से 1-2 क्वेश्चन आ भी सकते हैं, इसलिए मैंने इसका एक शेयर करा है स्क्रीनशॉट टाइप में, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम क्वेश्चन नंबर अगले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा पूछ रहा है, फाइलिंग वाली सरफेस पर खरोंच चिप्स का उत्पादन का क्या कारण है। जब हम फाइल करते हैं तो कभी कभी सरफेस पर खरोंचे आ जाती हैं, इसका क्या कारण हो सकता है। क्या पीनिंग हो रही है, या ग्लेजिंग हो रही है, या फाइल बाइट हो रही है, या वाइपिंग हो रही है। भाई जब धातु के कण फाइलिंग पे चिपक जाते हैं, अंदर चले जाते हैं, पीनिंग होती है, तो वही कण वो खरोंच
करने का कारण बनते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हुए क्वेश्चन नंबर 6, देखो क्वेश्चन नंबर 6 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्किल टेस्ट वाले के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि स्किल टेस्ट के लिए वो फाइलिंग के लिए। मगर हम क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 6 लास्ट में कर देंगे, आप लास्ट तक वीडियो देखना। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमसे पूछ रहा है, धातु काटने की प्रक्रिया में टूल को वर्क सरफेस पर रगड़ने का कैसे रोकें। जब हम धातु को काटने की जो प्रक्रिया करते हैं तो टूल को वर्क सरफेस पर रगड़ने को कैसे रोकें। कटिंग टूल कोई भी हो तो देखो ऑप्शन में क्या दे रखा है, ऑप्शन में दे रखा है लिप कोण को घटा सकते हैं, रैंक कोण को बढ़ाकर, या क्लियरेंस कोण को बढ़ाकर, या टूल वेज कोण को घटाकर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा ये हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। क्लियरेंस एंगल को बढ़ाने से वो टूल को वर्क सरफेस पर रगड़ने से रुक जाएगी, तो हमारा 7 में का सी सही हो जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमसे 8 पूछ रहा है, कौन सी गतिविधियाँ ड्रिलिंग करते समय ड्रिल बिट से अत्यधिक घिसने की आवाज़ करने के कारण बनती है। तो ऑप्शन दे रखे हैं हमारे, ऑप्शन दे रखे हैं बहुत तेज़ फीड कर दर से, एक होता है बहुत धीमी गति से फीड दर, और एक होता है हमारा अधिक काटने की गति, एक होता है बहुत धीमी स्पीड स्पेंडर। देखो जब हम कभी ड्रिलिंग करते हैं, गतिविधि करते हैं ड्रिलिंग करते समय, तो ड्रिल बिट में जब घिसने की आवाज़ आती है तो साफ ये जो इसलिए आवाज़ आती है कि हम फीडिंग स्लो कर देते हैं या बहुत धीमी गति से फीडिंग करते हैं, वो हल्का हल्का सा पार्ट लगता तो घिसने की आवाज़ आती है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। देखो ये 6 था और 8वां तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन था। ये 6 क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है, विकर्ण फाइलिंग की अनुचित तरीके का प्रभाव क्या है। विकर्ण फाइलिंग, तो विकर्ण फाइलिंग का मतलब क्रॉस फाइलिंग। एक देखा असमान फाइलिंग, बी दे रखा सतह की खरोंच, सी दे रखा सतह की उत्तलता, डी दे रखा सतह की सही फिनिशिंग ना होना। तो पहले हम बताते हैं फाइलिंग, टाइप ऑफ फाइलिंग, फाइलिंग करने के तरीके। फाइलिंग करने के तरीके तो लगभग 3 होते हैं, मगर एक और चौथा भी होता है। तो पहला हमारा क्या होता है, पहला होता है हमारा स्ट्रेट फाइलिंग। ये तो हमारी स्ट्रेट फाइलिंग है। स्ट्रेट फाइलिंग में क्या होता है, इस विधि में हम क्या करते हैं, बिल्कुल सामने खड़े होकर रेती को सीधे चलाया जाता है ताकि जॉब की सतह को समतल बनाया जा सके। इससे क्या होता है, ऐसी विधि से हमारी धातु ज़्यादा करती हैं, परंतु संतुलित रखने इसमें एक मेहनत का काम यह है कि फाइल को संतुलन बनाए रखना पड़ता है, नहीं तो फाइलिंग ऊपर नीचे बना देगी सरफेस को। सबसे अधिक धातु काटने के लिए इसी का यूज करते हैं। तो हमारी स्ट्रेट फाइलिंग होगी हमारी। तो हमारी दूसरी आती है क्रॉस फाइलिंग। क्रॉस फाइलिंग में क्या होता है, जब हम इसका यूज करते हैं क्रॉस फाइलिंग का, तो जॉब को एक कोने से दूसरे कोने तक एक स्टॉक में पूरा चलाना जाता है, जॉब के एक कोने से दूसरे कोने तक। उस विधि को क्रॉस फाइलिंग कहते हैं। और इस विधि में क्या होता है, कम समय में पूरी समतल बनाई जा सकती है। कम समय में हम पूरी सरफेस को समतल बना सकते हैं, इसको हम विकर्ण फाइलिंग बोलते हैं। बड़ा सरफेस आ जाए तो कैसे क्रॉस फाइलिंग करें, जो हमारा वाइस का अक्ष है उससे हम 45 डिग्री पर चलाई जाती है, बाईं ओर से 45 डिग्री, बाईं ओर से 45 डिग्री, यानी कि आप दिखाए हैं इसमें, ये हम दिखा रहे हैं कि यहाँ से 45 डिग्री होगी, ठीक है। जो ये 45 डिग्री होगी तो हमारी क्रॉस फाइलिंग होगी। ज़्यादातर इसका यूज बहुत करते हैं, सरफेस को समतल बहुत जल्दी कम समय में। हमारा आएगा तीसरा ड्रॉ फाइलिंग। ड्रॉ फाइलिंग क्या होती है, देखो ये रहा सरफेस, ये रहा, इसको आगे पीछे करते हैं, ये आगे पीछे चलाते हैं, इस फाइलिंग को हाथ में बैलेंस करके इस फाइलिंग को चलाते हैं। क्या होता है इसमें, जब जॉब की जो सतह होती हैं उस बीच में उठ जाती हैं, भार सा आता है, कभी कभी फाइलिंग करते हैं बीच में उठा सा होता है, या फिर हाई स्पॉट हो सकता है, खरोचन हो सकती है, उसको दूर करने के लिए हम इस ड्रॉ फाइलिंग का यूज करते हैं। अब सबसे कम धातु काटती है ये, ऐसे करने से सबसे कम धातु काटती है। वैसे ड्रॉ फाइलिंग के लिए क्या कर रहे हैं, जब हम स्किल टेस्ट करते हैं तो ड्रॉ फाइलिंग के लिए सबसे पहले स्मूथ फाइलिंग को चुनना चाहिए, स्मूथ फाइलिंग। अब देखो ऐसे चलाएंगे तो पिनिंग होने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए हम कहते हैं कि स्मूथ फाइल पर सूखी चौक लगाकर इसका यूज करें, जिससे कि फाइल पिनिंग से बच सकें। और हमारी चौथी होती है कर्ड फाइलिंग। ये कर्ड फाइलिंग कौन सी होती है, जब कर्ड फाइलिंग होती है, जब हम फॉरवर्ड, देखो एक गोल बनाना होता है हमें, एक कर्ड, ये वक्राकार टाइप में बनाना होता है, तो फाइलिंग को कैसे यूज करें। देखो इस जब हम फॉरवर्ड यानी कि आगे की तरफ फाइलिंग चलाते हैं, तो ये जो हैंडल है ना, ये जो हैंडल, ये धीरे धीरे नीचे से ऊपर की तरफ लाते हैं फॉरवर्ड में, तो ये हमारा कर्ड फाइलिंग कर देगी। तो ये हमारी फाइलिंग कर, ये जो क्वेश्चन है हमारा छठा, ये जो हमसे पूछ लिया था कि विकर्ण फाइलिंग के अनुसार अनुचित तरीके का क्या प्रभाव, जो विकर्ण फाइलिंग है कि अनुचित तरीके का प्रभाव क्या। ये जो हिंदी में अनुचित तरीका लिख रहा है, अगर वो उचित तरीका लिखेगा तो क्या होता है, जो फाइलिंग जो सरफेस है समतल हो जाएंगी। अनुचित तरीके मतलब गलत तरीके से अगर विकर्ण फाइलिंग करेंगे तो हमारी जो सतह है असमान फिनिशिंग करेंगी, सतह खरगोश, सतह पर उत्तलता, सतह पर
फिनिशिंग ना होना, ये हमारी जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका ए सही जगह असमान फिनिशिंग सतह कि अनुचित तरीके से कर रहे हैं ना हम क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने से पता पड़ता है। ये फैक्ट होते हैं हमारे जो अनुचित तरीके से हम फाइलिंग चलाएंगे, हम विकल्प फाइलिंग चलाएंगे तो उसकी जो सरफेस है असमान रहेगी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का ए सही हो जाएगा। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।